साथियों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, जैसा हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट किए हुए थे और सबसे पहले हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट किए थे। उस कड़ी में अगर बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ रहे थे, उसके बाद से उस चैप्टर के एमसीक्यू को लगा रहे थे। लेकिन उसके उसमें अगर बात किया जाए तो साथियों, अगर हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात करते हैं तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में बेसिकली हम लोग सोशल में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे अतीत के नाम से किताब आती है। दूसरा हम लोग जियोग्राफी को पढ़ते हैं और तीसरा पॉलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 पढ़ते हैं, जिसमें से क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात किया जाए दोस्त, तो हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में बेसिकली हम लोग पूरे एमसीक्यू को लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें थ्योरी का बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो इसके एमसीक्यू को लगाएंगे और इसमें जितनी भी चीजें हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। बहुत सारी थ्योरी से पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप लोगों का मन भी नहीं लगता उन चीजों में, तो केवल और केवल एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने से क्या हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जो चीजें हैं हमें तैयार भी हो जाएंगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में। क्लास 6 की एनसीईआरटी में इकोनॉमी का पोर्शन नहीं आता है। क्लास 7th से हम लोग 4 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद से जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद से पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो है, यानी कि हम बेसिक जो शुरुआत होती है क्लास 7th से पॉलिटी की स्टार्ट होती है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग का जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में है पॉलिटी, उसको क्या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1, इसको हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला वाला जो चैप्टर दिया उसमें कुछ कुछ जगहों के बारे में बेसिक बताया है कि लद्दाख के बारे में, वहां की जलवायु के बारे में बताया और कुछ जगहों के बारे में बताया है। धर्म से रिलेटेड कुछ चीजों को उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी में डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, बोल रहा है लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लिख देना चाहिए था, यह जो है लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा? शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले तो सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, या अधिक समय तक बर्फ से ढका होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये अधिक ऊंचाई पर है जिसके कारण से ये अधिक समय तक हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका ही रहता है। तीसरा, यहाँ अत्यधिक कृषि होती है, यहाँ कृषि ना के बराबर में होती है, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है इसलिए यहाँ पर कृषि होती ही नहीं है। चौथा दिया हुआ है, बोला इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक है। जब आदमी, पेड़ पौधे, जीव जंतु को रहने के लिए ये क्लाइमेट कंडीशन सही ही नहीं है तो यहाँ पर जैव विविधता कैसी रहेगी? भाई जैव विविधता वहां पर रहती है जहां पर अत्यधिक मात्रा में बरसात हो, अत्यधिक मात्रा में सूर्यातप आए, मतलब कि सूर्य की रोशनी पड़े वहां पर, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का रहने का ज्यादा वहां पर निवास स्थान होता है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा होती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बिल्कुल कम या ना के बराबर में है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन तीसरा और चौथा क्या है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्मीना की बात कर रहा है। पश्मीना जो ऊन प्राप्त होता है वो किससे किया जाता है? तो हम लोग जानते भी हैं, ठंड सर्दियों के मौसम में लोग पश्मीना वाली शाल को भी ओढ़ने का प्रयास करते हैं, मतलब करते हैं। पश्मीना जो होता है ये बकरी, एक प्रकार की लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक प्रकार की विशेष प्रजाति की बकरी पाई जाती है और उसी बकरी के बाल से पश्मीना शाल या पश्मीना कपड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो बोल रहा पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से प्राप्त किया जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। केसर सागा की बात कर रहा है, प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा केसर सागा किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? अब यहाँ पर दिया हुआ सिंगापुर दिया हुआ, तिब्बत दिया हुआ, श्रीलंका दिया हुआ और जापान दिया हुआ है। तो हम बताएंगे साथियों, ये जो केसर सागा है, केसर सागा कहाँ? तिब्बत का, ठीक है।
तिब्बत का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। तो केसर सागा तिब्बत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग मानते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो केसर सागा इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। दोस्त आपको लगेगा क्लास 6 की एनसीईआरटी कभी-कभी क्या होता है, 2-3 स्टेटमेंट ही ले लिया जाए, यहाँ से केसर सागा वाला ले लिया जाए और 1-2 स्टेटमेंट ही ले लिया जाएगा और पीसीएस में क्वेश्चन बना दिया जाए। 2-3 स्टेटमेंट डाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस बार आपने पेपर देखा होगा तो आप भली-भांति परिचित भी होंगे उन चीजों से कि किस आधार पर प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। और 2025 पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। हम लोग जानते हैं कल यानी कि 20 फरवरी से ही इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट कर दिया गया है और अक्टूबर में डेट भी निर्धारित है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। तो उसी हिसाब से हमको तैयारी भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ में हम लोगों को दोनों चीज भी लेके चलना पड़ेगा। एक तो मेंस के साथ ही प्री को लेके चलना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। या आप ये सोच ले कि अक्टूबर तक हम क्या करें, प्री पढ़ें उसके बाद से मेंस पढ़ें, तो वो तो फिर भूल ही जाइए, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए केसर सागा के बारे में? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड। तो हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से तिब्बत की क्लाइमेट कंडीशन है उसी तरीके से एक तरीके से लद्दाख की भी क्लाइमेटिक कंडीशन उसी हिसाब से है, इसलिए तिब्बत को क्या कहा जाता है, तिब्बत को ही छोटा लद्दाख, अच्छा सॉरी, लद्दाख को ही छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है, भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति क्या है। केरल की बात कर रहा है तो केरल यहाँ पर लोकेटेड है और भारत के कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में लोकेटेड है। तो हम कहेंगे कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में ईसाई धर्म के लाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है, टॉमस रो को जाता है, संत थॉमस को जाता है, संत वास्को डिगामा को जाता है या संत पोप को जाता है। किसकी बात कर रहा है, ईसाई धर्म भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ईसाई धर्म भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, संत जो है, सेंट बोला जाता है इंग्लिश में, संत थॉमस को जाता है। सबसे पहले ये केरल पे आए थे और केरल से ही स्टार्ट किया गया था, ईसाई धर्म भारत में स्टार्ट हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संत थॉमस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए लिखा हुआ, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत यानी कि केरल आए थे, इसलिए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बोल रहा है चीना वाला क्या है, एक व्यापारिक जहाज है। चीना वाला क्या है, एक व्यापारिक जहाज है, एक हथियार है, दूसरा दिया हुआ एक हथियार है, तीसरा दिया हुआ मछली पकड़ने का जाल है या एक ऐतिहासिक स्थल है। किसकी बात कर रहा है, चीना वाला की बात कर रहा है। तो जो चीना वाला है वो क्या है, एक प्रकार का मछली पकड़ने का हथियार है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अब दे दिया, अब आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया, केसर सागा बोल दिया, केसर सागा के बारे में पहला इंफॉर्मेशन दे दिया और दूसरा पूछ लिया, दो स्टेटमेंट डाल के पूछ लिया चीन वाला क्या है। दो स्टेटमेंट दोनों, एक केसर सागे के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा चीन वाला के बारे में स्टेटमेंट दे दिया गया। अब दो स्टेटमेंट यहीं से दो एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर फिर अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो बहुत आराम से पीसीएस के उस प्रश्न को कर ले जाएंगे या समीक्षा अधिकारी के प्रश्न को उस तरह से कर ले जाएंगे। अब नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर उसके बाद से फिर वही चीज होगा कि कहाँ से दे दिया, कहाँ से पढ़े, क्या करें, विभिन्न प्रकार की बातें आएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा मछली पकड़ने का जाल है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, तो केरल में मछली मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उसे चीनी वाला कहते हैं, चीनी वाला कहते हैं। ये चीनी वाला जालों से हूबहू मिलता जुलता है। चलिए आगे चलते हैं, अब बोल रहा है प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा है, चीनी मिट्टी से क्या आशय है। एक सब्जी जो शीत ऋतु में उगती है, एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ एक त्योहार होता है और तीसरा होता है, ये चौथा दिया हुआ एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी नहीं होती, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के कई इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, तो वो चीज है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है, कथन और कारण दिया हुआ, असर्शन दिया हुआ है, भारत विविधताओं का देश है, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलते हैं, इंडिया की एक क्वालिटी ही है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब विभिन्न प्रकार की भाषा है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन है, विभिन्न प्रकार के पहनावे हैं, तो एक तरीके से और ये हमारी क्या है, एक पर्सनल आइडेंटिटी आइडेंटिटी है कि भारत इतने सभी विविधताओं से भरा हुआ देश है। और क्यों ये विविधता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की बोलियां, विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं भाषाएं और विभिन्न प्रकार की जो क्या बोलते हैं पहनावे हैं, जिसके कारण से
भारत एक डाइवर्सिफाई वाला देश है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि भारत में विभिन्न भाषाएँ, खान-पीन, रीति-रिवाज एवं सांस्कृतिक विविधता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं, विभिन्न प्रकार के खान-पान है, विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, इसलिए भारत क्या है? भारत विविधताओं का देश है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है लिखा हुआ, कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है, वो कथन को बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है, तो इस आधार पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। कथन ए एंड कथन जो लिखा हुआ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोला कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, केरल व लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां भिन्न-भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। केरल की बात किया जाए तो केरल हमारा किसमें आता है? केरल जो है, केरल की बात किया जाए तो केरल 10 डिग्री से लेकर 12 या 13 डिग्री के अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो जाहिर-सी बात है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे मानसूनी जलवायु काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रभावित है, ठीक है? अगर जून से लेकर बात किया जाए, जून से लेकर सितंबर तक की बात किया जाए, अगस्त सितंबर तक यहाँ पर बरसात होती रहती है। दूसरी चीज़ है, जबकि लद्दाख की बात किया जाए, तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, वो कोल्ड डेज़र्ट वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही बात है लिखा हुआ कि केरल व लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ भिन्न-भिन्न है। पहला बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत को विभिन्न विदेशी व्यापारियों ने प्रभावित किया। ये भी बात हम मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, चौथा दिया हुआ है, लद्दाख में मसालों की खेती व केरल में गर्म कपड़ों की उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। उल्टा लिख दिया है और उल्टा लिख दिया इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा साफ-साफ गलत लिखा है क्योंकि उल्टा लिख दिया है। इसको क्या लिखना चाहिए था? इसमें लिखना चाहिए था, लद्दाख में जो है गर्म कपड़े उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं और जो हमारा केरल है वहाँ पर मसालों की खेती की जाती है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात कर रहा है, क्या कह रहा है? दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हर पर 2 बूँद आँसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन के मतलब ये सब सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि ये उपयुक्त परिस्थिति, ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये कहाँ से लिया गया है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बोला है इसमें कि भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा लिया गया है। दूसरा बोला गया भारतीय जन पार्टी के द्वारा, तीसरा बोला गया है भारतीय जन नृत्य संघ के द्वारा और चौथा जो बोला गया है वो भारतीय लोक दल संघ के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इप्टा के द्वारा यह पंक्तियाँ बोली गई थी, ठीक है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए, जो उपयुक्त पंक्तियाँ भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से ली गई हैं, ध्यातव्य है कि यह जो गीत है जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीदों को याद करने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई थी या पंक्तियाँ गाई गई थी। किसके द्वारा? इप्टा के द्वारा। इप्टा का पूरा नाम क्या? भारतीय जन नाट्य संघ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है राष्ट्रगान के बारे में कह रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बात बिल्कुल सही है। अनेकता में एकता का विचार किसके द्वारा दिया गया है? अनेकता में एकता का विचार जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 15 है। असर्शन और रीजन का प्रश्न है। असर्शन बोल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड में 338 से अधिक निहत्थे पुरुष व महिलाएं बच्चे मारे गए थे। बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। दूसरा लिखा हुआ ब्रिटिश जनरल डायर ने उन शांति प्रिय व निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई जो केवल सभा कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों के क्या बोलते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं दोनों के रिहाई करने के लिए जलियांवाला बाग में एक शांति सभा की क्या बोलते हैं, एक तरीके से शांति से रिलेटेड ही प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और उस समय और जलियांवाला जो बाग था, उसमें निकलने के लिए एक ही रास्ता था और उसमें के बाद उस समय कौन था? जनरल डायर ने गोली का आदेश दे दिया था जिससे भयानक नरसंहार हुआ था। ऑफिशियली डाटा लिखा हुआ है इसमें 338 से अधिक महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे। ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला जो हमारा प्रश्न है ओणम, ठीक है? ओणम का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ, ओणम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें नाव की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। ध्यातव्य है कि यह त्योहार हिंदू धर्म की पौराणिक कथा राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओणम। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोला भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधता किन रूपों में परिलक्षित होती है? क्यों भारत विविधता से भरा हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भाषाई एवं खान पान के रूप में। दूसरा, साहित्यिक एवं धार्मिक रूप में। तीसरा, अमीरी और गरीबी के रूप में। जाति व्यवस्था के रूप में। तो देखिए, वैसे तो ये और ये सही है, तीसरा और चौथा भी सही है, लेकिन जब कभी हमें आंसर राइटिंग लिखना पड़ता है या सही आंसर देना पड़ता है, तो उस समय स्टैंडर्ड चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये दोनों निगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। अमीरी और गरीबी है, इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन हम इसको नहीं ये कह सकते हैं कि नहीं, हम विविधता को इस रूप में देखते हैं। विविधता को हम किस रूप में देखते हैं? विविधता को हम लोग, डाइवर्सिफाई को हम लोग देखते हैं कि मतलब कि देश के अलग-अलग कोने में लोग किस प्रकार का परिधान प्रयोग में ला रहे हैं, किस प्रकार के व्यंजन का लोग प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार के अ, भाषा बोली को प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो सब डाइवर्सिफाई होता है। ठीक है, अमीरी गरीबी या जाति व्यवस्था के रूप में नहीं इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा और चौथा साफ साफ गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, बोला पुराने समय में यात्राएं खेती खेती, निवास व व्यापार के लिए किया जाता था। दूसरा, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चौथा दिया, तीसरा दिया हुआ है, जब पुरानी व नई संस्कृति में आदान प्रदान होता था तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता था। चौथा, पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां भी विविधताओं को संपोषित करने का प्रयास करती थी। प्रश्न संख्या 18 है और इसमें हमसे बोला है कौन सा कथन सत्य है। चलिए, अब इसमें दिया हुआ है, पुराने समय में खेती यात्रा जो होती थी, खेती निवास व व्यापार के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, तो अब भी अगर बात किया जाए तो खेती तो भाई जहां पर जिसका है वहीं पर वो करेगा, लेकिन व्यापार के लिए और निवास के लिए, इन निवास के लिए भी पहले, निवास के लिए भी नहीं, अब क्या है, व्यापार के लिए ज्यादातर किया जाता है, रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पलायन करते हैं, लेकिन वर्तमान समय नहीं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़ते हैं, बोला किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात गलत लिख दिया भाई, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये साफ साफ गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, बोल रहा है कि जब पुरानी व नई संस्कृति में आदान प्रदान होता है तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है, यह बात भी सही है, दूसरा बात गलत लिखा हुआ है। चौथे पर चलते हैं, चौथा बोल रहा है पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां भी विविधता को संपोषित करती हैं, यह बात भी सत्य है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। पहला, तीसरा और चौथा सही है, जबकि दूसरा गलत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत के शीत मरुस्थल प्रांत लद्दाख पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम पहाड़ियों में बसा एक मानसूनी इलाका है। मानसूनी इलाका नहीं है ये, ठीक है? यहाँ पर मानसूनी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती, तो साफ साफ गलत लिख दिया है। दूसरा, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह लंबे समय तक बर्फ से आच्छादित रहता है। लद्दाख बिल्कुल सही बात है, पहला गलत है। तीसरे पर चलते हैं, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पश्मीना पालते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, ए पहला वाला गलत है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है, जबकि पहला वाला गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है? लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लद्दाख से रिलेटेड हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है और इसमें पूछ रहा है, बोला लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा था, ये बात बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। यह बात प्रश्न संख्या 20 में जो दिया गया पहला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही बात लिखा है। दूसरा, करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ठीक है,
इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यह भी बात सही है। एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ सारे स्टेटमेंट क्या है एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है? तिब्बत ग्रंथ, केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। अभी हम लोग पहला या दूसरा क्वेश्चन किए केसर सागा के बारे में, यह भी सही है। चौथा, यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि को लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुंचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार के चारों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। सभी कथन सत्य है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है। बोला केरल राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया गया केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो क्या बोलते हैं हमारा जो केरल की दूसरी तरफ पहाड़ियों की बात किया जाए तो सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी के नीचे हमारा अन्नामलाई की पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे कार्डमम की पहाड़ियां। ये तीनों पहाड़ियां मतलब इसके पैरेलल पूरब साइड में पैरेलल ही आती हैं। तो दूसरे साइड में ये क्या हुआ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीसरा, यहाँ की पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोल रहा है केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य की बात कर रहा है? कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये साफ-साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल लिखा हुआ है। चलिए सही है। दूसरा बोला ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले आए थे और यहीं से क्या हुआ था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था केरल से। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इब्न बतूता, इब्न बतूता ये कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था और इसकी पुस्तक का नाम था रहला। ठीक है, इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था और इसकी यात्रा वृत्तांत जो थी इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इब्ने बतूता की पुस्तक जो थी उसका नाम था रहला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा चलते हैं। चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे, ये बात गलत लिख दिया है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट गलत लिख दिया और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो डी इज द राइट ऑप्शन। चौथा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस चैप्टर का क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो हमारे सामाजिक जीवन के बारे में जो दिया गया है, उसमें जो पहला चैप्टर है, इसमें 22 एमसीक्यू दिए हुए हैं। 22 एमसीक्यू को हम लोगों ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को करते हैं। तो चलिए दूसरा जो हमारा चैप्टर दिया हुआ उसको देख लेते हैं, विविधता एवं भेदभाव। इससे रिलेटेड अब क्या दिया है एनसीईआरटी एमसीक्यू में क्या दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इसको पढ़ते पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ आधे से अधिक भारतीय जो थे वो गांव में रहते हैं। बिल्कुल 2/3 भारतीय जो थे वो गांव में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ग्रामीण लोग रोजगार हेतु शहर की ओर स्थानांतरण करने हेतु बाध्य नहीं है। कोई उनको बाध्य नहीं कर रहा है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। शब्द से आजकल ज्यादा खेल हो रहा है। ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या पीसीएस या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, सारे में शब्दों का खेल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर छोटा सा लिख दिया बाध्य है। बाध्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को क्या फोर्स नहीं कर रहा है कि आप शहरों की ओर ट्रांसफर करें, मतलब प्रतिस्थापित हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या बोलते हैं जीविका के लिए अच्छे अच्छे मतलब लाइफ स्टाइल के लिए लोग एक जगह से दूसरे दूसरे जगह स्थानांतरित किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हो रहे हैं, किए नहीं जा रहे। तो ये बात गलत लिखा हुआ है। दूसरा, तीसरे की बात कर रहा है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, तो ये भी बात गलत लिखा हुआ है। चौथा दिया हुआ ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, ये हम हद तक मान सकते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट पहला सही है लेकिन दूसरा और तीसरा गलत है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला और चौथा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा और तीसरा क्या है? गलत लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी परिचित है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था 1891 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। ये महार जाति से संबंधित थे, जो उस समय अछूत जाति मानी जाती थी। ध्यातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता की संज्ञा दी गई है। इन्हें दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की, ये मतलब कि जो लाइनें लिखी गई है, ये लाइन किससे, जो भारत का उद्देशिका है, प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसी की तो लाइन है। तो वही बात करा कि हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं उपयुक्त अंश उल्लेखित है किसके, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, उद्देशिका में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। सभी लोग इससे परिचित हैं तो हम लोग जानते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना से एक ना एक क्वेश्चन हर बार रहता है। इस बार के पीसीएस में और 2023 के पीसीएस में, 2024 के पीसीएस में 2 बार प्रस्तावना से प्रश्न नहीं है, तो हर बार एक ना एक प्रश्न पीसीएस में प्रस्तावना से, प्रियम्बल से रहता है, उद्देशिका से एक प्रश्न रहता है। कभी पूछ लेता है कि कब इसको क्या किया जाए, क्या किया गया, इसको कब अडॉप्ट किया गया, हिंदी महीने का नाम पूछ लेता है, कब घुस के गया, कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया, हर तरीके से। अभी मैं वहाँ पे एक बार जब उद्देशिका आएगा लिखा हुआ, तो उसमें मैं पढ़-पढ़ के आपको समझा के बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आते हैं, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो संविधान के प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन-कौन से, तो आप कहेंगे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद से धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया। इस चीज को जरूर याद रखेंगे, बार-बार प्रश्न पूछा जाता है। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारत के उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है। याद रखेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया, तो आप बताएंगे साथियों, भारत की उद्देशिका में, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। कौन-कौन सा? तो आप कहेंगे राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया, आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया और तीसरा बात किया जाए तो सामाजिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता की बात करेगा, इसको याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो आप बताएंगे साथियों 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है, तो आप बताएंगे कि 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। कौन-कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना और विश्वास, धर्म, उपासना, क्या बोलते हैं और अभिव्यक्ति। इन 4-5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो इस चीज को याद रखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धार्मिक उसके बाद से धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है? बोला है संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र लोकतांत्रिक राज्य बनाने की सारी चीजें करते हैं, तो वहां से शुरुआत होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। हम भारत के लोग से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके किसको समाविष्ट किया गया, तो हम लोग जानते हैं किस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, संशोधन किया गया कब, पहली बार 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें पहली बार संशोधन किया गया और किसको समाविष्ट किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को क्या किया गया, भारत के प्रस्तावना में निहित मतलब इसको लिया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, लिखा हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन करके संविधान के पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और 6वें पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पहले वाले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और 6वें वाले पैरा में अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, ये अखंडता जोड़ा गया, तो 3 चीजें याद रखना है आपको। चलिए
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 26 नवंबर को क्या मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया? संविधान दिवस। संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया 26 नवंबर को। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। इस चीज को ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्द को जोड़ा गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 की बात कर रहा है। बोला प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। इसमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, इन 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। तो यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ये बात गलत लिख दिया है। इसको कब? 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को कब किया गया है? किया गया था अंगीकृत। तो 14 इसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। इसमें कब? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है। तो तीसरा और चौथा क्या है? साफ-साफ गलत लिखा है, वो पहला और दूसरा सही है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। पहला, दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने दिया प्रश्न संख्या 12 की बात कर रहा है। बोला संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित क्रम बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत 3 की बात कर रहा है। तो आप जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो लास्ट की लाइन में सबसे पहले लास्ट की लाइन में क्या लिखा हुआ है? लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि अतः तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मर्पित किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट मतलब 3 शब्द का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, फिर क्या किया गया? इसको अधिनियमित किया गया, फिर क्या किया गया? आत्मर्पित किया गया है। तो 3 स्टेटमेंट मतलब कि तीनों का क्रम आपसे पूछेगा। तो यही पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या बताएँगे? आप बताएँगे कि सबसे पहले अंगीकृत किया गया इसको। अंगीकृत लिखा हुआ है, अंगीकृत के बाद अधिनियमित लिखा हुआ है, अधिनियमित लिखा हुआ है और चौथा तीसरा शब्द जो लिखा गया आत्मर्पित। ठीक है? आत्मर्पित ये क्रम है। तो सबसे पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित, फिर आत्मर्पित। तो ये सबसे पहले तीसरा शब्द आया है, फिर पहला शब्द आया, फिर दूसरा शब्द आया। तो 3, 1, 2 तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का पूछने का चांसेस ज्यादा है और खासकर ये प्रश्न जो पूछा जाएगा आरओ और पीसीएस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? समीक्षा अधिकारी या पीसीएस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है? क्योंकि उद्देशिका से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अब आप 2 मिनट का टाइम देके जितने भी उद्देशिका से होने वाले सारे प्रश्नों को यहीं पर एक साथ करने का प्रयास करें। ठीक है? तो चलिए, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, उद्देशिका लिखा हुआ है। संविधान की जो उद्देशिका लिखी गई है, ये लिखा गया। क्या लिखा गया? संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या-क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य की बात किया गया है। फिर बोला गया है 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। कौन-कौन से न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया। तो हम पूछते हैं उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर है? और उसके बाद से स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है? तो 5 प्रकार के। क्रम पूछता है, इसको भी याद रखिएगा, हवा में मत बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्रम पूछता है तो सबसे पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। तीसरे नंबर पर राजनीतिक न्याय आता है। याद करके चलिएगा, जहाँ-जहाँ से एकदम प्रश्न पूछा जाता है, मैं एकदम बिल्कुल आपको उन चीज़ों को बता रहा हूँ, नहीं तो प्रश्न पूछा जाएगा, हो जाएगा गलत। चलिए, अब स्वतंत्रता की बात करता है, कितने प्रकार के? कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। कौन-कौन सा? विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सबसे लास्ट में उपासना की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो टोटल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया है। किसका? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछेगा न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और सबसे पहले वाले पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है। आगे कितने प्रकार की समानता की बात किया है? तो आप कहेंगे कि 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। किस-किस की? तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है। तो समता की बात आप पूछेगा तो समता कितने प्रकार की बताएँगे? कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। किसका-किसका? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है। क्लियर है? प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज़ हो गया। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही अखंडता जोड़ा गया है 1976 में जोड़ा गया है, को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये क्रम पूछता है, अंगीकृत, उसके बाद से अधिनियमित और आत्मर्पित, ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था प्रस्तावना। ये प्रस्तावना को बहुत अच्छे से याद रखे रहिएगा। जिस तरह से हनुमान चालीसा होता है उसी तरीके से इसको भी हमको याद करना पड़ता है और एक-एक चीज हमें यहाँ पर समझना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है? असर्शन और रीजन का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? उद्देशिका संविधान का प्रतिबिंबित है। यानी कि हम जैसे कोई प्रतिबिंब देखते हैं तो एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। उसी तरीके से संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको पढ़ने से हमें संविधान के बारे में पता चल जाता है कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। ठीक है? जैसे इंडेक्स देख के हम लोग आगे बता देते हैं कि इसमें इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। प्राकथन पढ़ के बता देते हैं। उसी तरीके से उद्देशिका भी है, प्रियम्बल भी है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की है, वो एक तरीके से क्या है? प्रतिबिंबित है। ठीक है? मतलब उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। दूसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इसलिए नहीं होता है भाई अब देखिए, ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब आपसे बोल रहा है कि उद्देशिका संविधान का प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। लेकिन हम इसलिए इसको नहीं बताते कि ये हमारा प्रतिबिंब बताता है, हमारे संविधान का प्रतिबिंब बताता है उद्देशिका, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। न्याय की बात किया गया, समानता की बात किया गया है। उसके बाद से क्या बोलते हैं अगर समानता की बात किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब बताता है, उद्देशिका जो हमारे प्रतिबिंब को बताता है। इसमें क्या है? इसमें दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसलिए ये प्रतिबिंब नहीं है कि हमें 3 प्रकार की न्याय के बारे में बताता है। और भी तो बताता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में बताता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताता है। उसके बाद जैसे अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना इन सब की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। इसलिए ये हमारे उद्देश्य का हमारे लिए प्रतिबिंबित है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे। तो आप कहेंगे कि कथन, assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, है ना? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अपने-अपने जगह पर अलग-अलग सही हैं। ठीक है? एक किसी दूसरे के बारे में बता रहा है तो एक दूसरे के बारे में बता रहा है। दोनों का अलग-अलग है, स्वतंत्र विचार है। ठीक है? याद रखेंगे। ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है और ऐसे प्रश्न इस बार पीसीएस में कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है? आप देखे होंगे कम से कम 32 से 35 प्रश्न इस बार पीसीएस के एग्जाम में असर्शन और रीजन के पूछे गए थे और 10 प्रश्न ऐसे थे कि जो इस तरीके से बहुत जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आप इस चीज को नहीं बता सकते कि असर्शन और रीजन वाला 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो सही ऑप्शन इसमें बी होगा। पहला दिया हुआ पहले के ट्रैप में फंसे तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन गलत। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात कर रहा है। बोला किस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 की बात कर रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन अधिनियमित 1976 के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन तीन शब्दों को जोड़ा गया है। तो 1, 2 और 4 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 16 में बोला कि भारत के धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संसार में कुल मुख्य 8 धर्म है, भारत उन 8 धर्मों का अनुयायी रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, यह भी सही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है, यह भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहा है। बोला भारत के संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को और उनकी मृत्यु 1956 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उनका जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत जाति मानी जाती थी, यह भी सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, यह भी बात सही है। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। चलिए, तीन नहीं चार स्टेटमेंट है। चलिए, तो चार के चारों क्या है? सही है। ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह के संदर्भ में थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात कर रहा है। बोला पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? जो हम सबसे पहले एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एजम्पशन बोल रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। एजम्पशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? हम दूसरे के बारे में पहले ही एजम्पशन कर लें, या कोई भी हम लोग जब अगर टेक्निकल वो करते हैं तो, या जो भी है, किसी भी चीज़ को डेरिवेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ लॉ को डेरिवेट करें, या किसी भी लॉ को हम लोग डेरिवेट करते हैं तो पहले कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ है। दूसरा, ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है, ये बात गलत लिख दिया है। ये बात गलत लिख दिया है और हमसे पूछ रहा है कि कौन-सी बात गलत लिखा हुआ है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। यानी कि हम जितना भी असम्पशन पूर्वाग्रह करेंगे वो ज्यादातर सत्य होता है, ऐसा बात तो नहीं है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई उसका डाटा तो है नहीं कि हम जितने भी पूर्वाग्रह वाली चीज़ें हैं वो ज्यादातर सकारात्मक होती हैं, ऐसी बात नहीं है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो ये बात साफ-साफ गलत लिख दिया है और हमसे पूछ रहा है कौन-सा बात असत्य है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी यहाँ पर गलत है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू को हम लोग एक-एक प्रश्नों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब चैप्टर नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 3 का जो पहला एमसीक्यू है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है? क्या करा है? असर्शन, कथन बोला है, देश के संचालन हेतु निर्णय लेना व काम करने के लिए सरकार की भूमिका आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। सरकार की भूमिका आवश्यक है। इसीलिए तो कोई भी हमें निर्णय लेना है तो ऐसे नहीं तो अराजकता फैल जाएगी ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टम में काम करने के लिए अराजकता ना हो, इसके लिए सरकार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। असर्शन क्या है? बिल्कुल सही है। कारण पर चलते हैं। डाक, रेल, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। बिल्कुल सही बात है। डाक हो गया, रेल सड़क हो गया, पुल हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गए, ये सब सरकार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है, असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या सैटिस्फाई करता है? तो आप ऐसे समझेंगे कि भाई ये तो हमारे लिए डाक सेवा हो गया, रेल हो गया, पुल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब महत्वपूर्ण है। और जब महत्वपूर्ण रहेंगी तो जाहिर-सी बात है इनके इनका निर्णय लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य हो ही जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब उसको सैटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहा है। बोला सरकार के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार का कार्य मतलब कुछ दिया गया है, जैसे 3 काम दिया गया है, उसमें पूछ रहा है, बोला सीमाओं की सुरक्षा करना। बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है वो मतलब किसी दूसरे चैनल के माध्यम से सीमाओं की सुरक्षा करती है। बिल्कुल सही बात है। देश में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, मतलब देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, और इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी आती है कि हम दूसरों देशों के साथ कैसे मधुर संबंध स्थापित करें, उसके लिए फॉरेन पॉलिसी आती है। तो ये भी बात तो सही है। तीसरा दिया हुआ है, नागरिकों को पर्याप्त भोजन व गुणवत्ता
पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो विभिन्न प्रकार की क्या चल रही है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना या पूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, इन सब के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है। तो ये तीन के तीनों काम किसका है, सरकार का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सभी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा है, असर्शन और रीजन। बोला कथन ए, सरकार अपने कार्यों का संचालन कई स्तरों पर करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर बात किया जाए कई स्तरों पर करती है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, लोकल बॉडी होगी, तो मतलब कई स्तरों पर कार्य होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्तरों की विभिन्नता देश के सर्वांगीण विकास में बाधक है, बाधक नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिसेंट्रलाइज होकर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा पहुंच सरकार की व्यक्तियों तक पहुंचेगी। सुविधाओं की पहुंच व्यक्तियों तक तभी पहुंचेगी जब सरकार ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करके कार्य करे, विकेंद्रीकरण करके कार्य करेगी, तभी वहां पर पहुंचेगी सुविधाएं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ, तो आप कहेंगे ए तो सही है परंतु आर गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा है। बोला आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। वर्तमान समय में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो उस समय 2014 में 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो वो उस समय 29वें राज्य के रूप में भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था, याद रखेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक जो था, बोल रहा है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया। पहला दिया हुआ 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2017 को, 31 अक्टूबर 2019 को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे रहता है और उसी चीजों को मेमोरेट करने के लिए उसी 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी दिन क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक क्या था, उसका उसका पुनर्गठन किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, तो वही 2019 में मिला हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त को ये बिल लाया गया था लोकसभा राज्यसभा में, उसी दिन प्राप्त किया गया था। और एक सब चीजों के बारे में जानते होंगे, भारत के कोई भी मतलब इस तरह का भारत का एक शायद पहला ही ऐसा रहा होगा कि इसको इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया कि एक ही दिन में लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, मतलब एक दिन के अंदर सारा काम हो गया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने दिया प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, असर्शन और रीजन की प्रश्न इसमें दिया हुआ है। असर्शन क्या कहता है, सरकार विधि निर्माण का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार संसद में क्या करती है, रूल को बनाने का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। दूसरा, विधि का पालन जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, ये बात गलत लिख दी है, जनता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अब जो कोई रूल बन गया तो रूल को फॉलो करिए, ठीक है, तो वो इच्छा पर आपके निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सीएए लाया गया तो सीएए को फॉलो करना पड़ेगा, सरकार फॉलो करवाएगी, उसके लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है, नहीं तो ऐसे अराजकता हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी समाज में। अगर कोई रूल बना, अब कोई ट्रैफिक का नियम बना हुआ है, हम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, मरेंगे मुरेंगे, तो वो चीजें मतलब जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप कहेंगे ये बात गलत लिख दिया, इच्छा पर निर्भर नहीं करता, विधि का पालन इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी ए तो सही है परंतु आर गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए सही है, आर गलत दिया है। चलिए, अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, लोकतंत्र में सरकार का चयन जनता चुनाव के माध्यम से करती है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर सरकार चुनना रहता है तो जनता के द्वारा ही तो चुना जाता है, तो वही लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सरकार का चयन जनता चुनाव के माध्यम से करती है, बिल्कुल सही बात लिखा है। दूसरा, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। भाई तभी तो क्या बोलते हैं, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर हम बातें करते हैं क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, उनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा करके आते हैं, और इसीलिए लोकसभा क्या होती है, डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि जवाबदेहिता उसकी तय होती है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा,
लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता। ये बात गलत लिख दिया है। अगर एक बार नहीं बताएंगे तो अगली बार 5 साल के बाद चुनाव होगा, पक्का है, हार जाएंगे। ठीक है? तो चौथा जो दिया हुआ है, लोकतंत्र में राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है। लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र में होती है। राजतंत्र में राजा होता है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है। तो आप कहेंगे कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट साफ-साफ गलत लिख दिया है। पहला और दूसरा सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा और चौथा साफ-साफ गलत लिख दिया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? राजतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में क्या सही है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या सही है? पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इस प्रणाली में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न संख्या 10 में जो दिया गया है वो तो बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया हुआ है, राजा को अपने निर्णयों के आधार पर जवाबदेही होती है। बिल्कुल गलत बात है। राजा का मतलब राजा, ठीक है, चाहे वो अंधा राजा रहे चाहे काना राजा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चौथा दिया हुआ है, राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ये बात गलत लिख दिया हुआ है। राजतंत्र में चुनाव थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि दूसरा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों तो सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात कर रहा है। असर्सन बोल रहा है, कथन और कारण की बात कर रहा है। कथन कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि, भाई प्रतिनिधि तो जनता अपना प्रतिनिधि तो चुन के भेज रही है। जैसे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा का चुनाव होता है तो आप किसी एक को जुटा के भेजते हैं, यानी कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो वही बात तो लिखा है, बिल्कुल सही बात है कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतांत्रिक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेते हैं। लोग मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे लोग भाग नहीं, प्रतिनिधि भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है। तो ये बात गलत लिखा है, कारण गलत लिखा है, लेकिन कथन सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तो सही है, परंतु आर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बोला, प्रश्न संख्या 12 बोला है, किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी का होने का गुनाह किया है। ये स्टेटमेंट जो बोला गया था उस समय, मतलब कि कुछ जैसे कि स्वतंत्रता के पहले अगर बात किया जाए, 1931 के आसपास की बात किया जाए, तो उसके पहले तक, मतलब कि कुछ, या स्वतंत्रता तक ही हम बात कर सकते हैं, उस समय कुछ ही लोगों को वोटिंग करने का राइट था। 1900 और ज्यादा दूर पहले नहीं, अगर हम यूएसए की बात करें तो 1925 1926 में क्या बोलते हैं, यूएसए में महिलाओं को वोट देने का राइट था। उसके कुछ दिन के बाद यूके में वोट देने का राइट बना था महिलाओं को। या अभी बात की जाए तो भारत में कुछ प्रबुद्ध लोगों को ही, कुछ ही लोगों को वोट देने का राइट था स्वतंत्रता के पहले तक। तो ये सब जो थी, असमानता थी, इन सब के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा जो उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया के लेख में ये चीजें उन्होंने लिखा था। तो वही बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ये स्टेटमेंट कब बोला गया था? यंग इंडिया में बोला गया था इसको। यंग इंडिया में बोला गया था, उनकी जो पत्रिका आती थी उसमें। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। तो प्रश्न संख्या 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बोला सफरेज मूवमेंट से क्या आशय है? औद्योगिक क्रांति से, महिला मताधिकार आंदोलन से, तीसरा दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति से, चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सफरेज मूवमेंट था वो किससे संबंधित था? महिला मताधिकार से संबंधित था, महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित था, है ना? याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, यही नहीं, जैसे अब यूएसए वाले यूएसए वाले अगर, या यूके वाले हम लोगों को अगर इस बात से लेकर क्रिटिसाइज करें कि नहीं, मतलब कि हम लोग काफी दिनों के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ, शिक्षा की क्रांति जगी या शिक्षित हुए लोग, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि जिससे हम लोग आपको फॉलो करें। कुछ चीजों में फॉलो किया, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे महिलाओं को वोटिंग देने का राइट था,
हम लोग जब देना स्टार्ट मतलब महिला हमारे यहाँ जब से वोटिंग करने का राइट हुआ, उसके 30 या 40 साल पहले 30 साल पहले तक ही वो मतलब वहाँ नहीं महिलाएँ देती थी। 1925 से लागू हुआ वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है? तो शुरू से ही इन चीज़ों पर महिलाओं के उस पर क्या किया गया पुरुष सत्तात्मक सत्ता ने अंकुश लगाने का कार्य किया है। इसीलिए देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? अर्थ होता है, पैसा सबसे बड़ा अर्थ होता है। अगर जिसका जैसे पुरुष और मातृ सत्तात्मक सत्ता में बात यहीं पर आती है कि पुरुष प्रधान में अर्थ पर रेगुलेशन किसका होता है? पुरुष का होता है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आधे से ज़्यादा राइट महिलाओं के कट जाते हैं। कहाँ से? केवल इसी चीज़ों से और पुरुष तो शुरू से ही इन चीज़ों को मतलब कि अडॉप्ट नहीं कर पाया है कि क्या बोलते हैं क्योंकि उसने तुरंत समझ लिया था कि अगर हम अर्थ पर अपना कंट्रोल कर ले जाएँगे, तो आधे से ज़्यादा महिलाओं के राइट पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात थी उस समय, ठीक है? तो वो चीज़ें रहती है, वो सब आप एथिक्स में पढ़ते हैं या और जगहों पर उसको पढ़ते हैं, सोसाइटी में पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हुआ। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक महात्मा गांधी थे और जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा है, वो स्टेटमेंट वोटिंग के बारे में लिखा गया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा अपनी पत्रिका यंग इंडिया में ही लिखा गया था, याद रखेंगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न बोला 15 की बातें कर रहा है, बोला अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? अब यहाँ पर दिया हुआ 1930 में, 1930 में, 1940 में, 1920 में और चौथा दिया हुआ 1950 में। तो महिलाओं को वोटिंग देने का राइट अमेरिका में कब आया था? 1920 में आया था और अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 1774 समथिंग में हो गया था। तो आप सोच सकते हैं 1774 से लेकर 1920 तक, ठीक है? इतनी इतने टाइम तक, इतने बीच तक महिलाओं को वोटिंग करने का राइट नहीं था, है ना? तो आप समझ सकते हैं किस बात का। अब वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो बात करते हैं कहने के महिलाओं को महिलाओं के राइट की बात करते हैं, ठीक है? समानता की बात करते हैं। भाई पहले आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी को तोड़ने का कार्य करते हैं। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का कार्य वैसे ने किया, कहाँ गई आपकी डेमोक्रेसी? ठीक है? आप क्लाइमेट की बात करते हैं, जैसे ही ट्रंप सरकार में आते हैं क्लाइमेट की बात हो खत्म हो जाती है। विश्व की शांति की बात करते हैं, जैसे ही ट्रंप की सरकार बनी नाटो पे क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। तो कहाँ पे गई आपकी शांति? कहाँ पे गया आपका डेमोक्रेसी? कहाँ पे गया आपकी क्लाइमेटोलॉजी? तो इन सब चीज़ों भई अगर आप कोई एक पैमाना सेट कर रहे हैं तो उन पैमानों पे आप खरे उतरें, उन पैमानों पे आप खरे उतरें, तो ये चीज़ें हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलता है, ठीक है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब जैसे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे अब यूक्रेन रसिया का वार हो रहा था, इसके पहले तक जब जो बाइडेन गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे, तब क्या किया? यूक्रेन को पूरा एकदम वेल्थ से भरपूर कर दिया गया कि चलो तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हारा बैकअप कर रहे हैं, प्रॉक्सी वार में बिल्कुल साथ दिया। अब ट्रंप जब से आए हैं, बिल्कुल ज़ेलेंस्की एकदम बिल्कुल उसमें चले गए हैं कि आए दिन क्रैकडाउन कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो अब समझ में आ रहा होगा ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार हम लोग गलत किए, ठीक है? क्योंकि बहुत दोहरा चरित्र है यूएसए का, कब किसके साथ पलटी कर जाए कुछ पता नहीं है, ऐज़ अ नीतीश कुमार, ठीक है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1920 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। बोला हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहा है, 1900 मतलब 98-99 के आईएएस में क्लास 6 का ये जो क्वेश्चन है, क्लास 6 के एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, आईएएस के प्री में एटीजिट यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है, एटीजिट यही प्रश्न पूछा गया है। तो इस चीज को अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार पीड़ितों की सहायता करती है, बात बिल्कुल सत्य लिखा है। दूसरा, सरकार सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करती है, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सरकार देश के सीमाओं की सुरक्षा तथा दूसरे से शांतिपूर्ण संबंध रखती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार अपराध व महंगाई को नियंत्रित करती है, तो यह भी बात बिल्कुल सत्य है। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। चार के चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं। सरकार के काम करने के अलग अलग स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार तीन स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नमेंट बॉडी। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय स्तर के सरकार का संबंध संपूर्ण राज्य से होता है, संपूर्ण राष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य के स्तर का सरकार का संबंध पूरे राज्य से होता है। स्थानीय स्तर के सरकार का संबंध गांव, शहर, मोहल्ले से होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल चार के चारों कथन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 18 की बात कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सरकार कानून बनाती है तथा देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है। सरकार लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, बाध्य कर सकती है, ये भी बात सही है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, बाध्य कर सकती है, इसीलिए तो न्यायपालिका बना हुआ है, दूसरे हिसाब से करना पड़ेगा, सही लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा, कोई भी व्यक्ति जिसको यह लगे कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता, ये बात गलत लिख दिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यही गलत लिखा है ना? याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। कथन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ और रीजन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे, असर्शन को पढ़ेंगे, फिर कारण को पढ़ेंगे। तो असर्शन क्या कर रहा है? बोल रहा है लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है। ठीक है? कोई भी चीज होगा, कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो उसका कारण क्या है, उसकी सफाई आपको देनी पड़ेगी लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में इस चीज को देनी पड़ती है। ठीक है, तभी नहीं तो अगली बार फिर चुनाव में जाएंगे 5 साल के बाद। दूसरा, लोकतंत्र में ही जनता सरकार को चुनती है तथा कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर रूलिंग पार्टी में बीजेपी आई तो ऐसे नहीं, वो किसी जनता के द्वारा चुन के गई है, इसलिए जनता ही मेन सुप्रीमो है वहां पर। क्लियर है? वो अलग चीज है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन बात सही है वही चीज। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन को सेटिस्फाई करती है। क्यों सेटिस्फाई करती है? क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार का चुनाव है वो जनता करती है, और इसलिए जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है, इसलिए सही है ये। तो आप कहेंगे असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कथन, राज्य कथन, यहाँ पर असर्शन रीजन फिर से दिया हुआ, असर्शन को पढ़ते हैं। कथन क्या कर रहा है, इसको पढ़ते हैं। राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार पर नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे कि रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो आप कहेंगे क्या? कथन सही है, कारण गलत है। ए इज द राइट ऑप्शन, है ना? कथन तो सही लिखा हुआ, कारण गलत लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में ज्यादातर देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं और ऐसे आदर्श लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है लोकतंत्र में जनता के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। लोकतंत्र सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि मान लीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रयागराज है, तो प्रयागराज में एक किसी एक पार्टी के किसी एक मेंबर को आप चुन के क्या करते हैं? कई पार्टियां चुनाव लड़ती है जिसमें कि किसी एक पार्टी के मेंबर को आप चुनाव जिताकर भेजते हैं, चाहे वो एमपी बनाए, चाहे उसको एमएलए बनाए। तो वो आपका प्रतिनिधित्व हुआ। तो उसी की बात कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेकर सरकार के निर्णयों में योगदान कर सकते हैं। ये बात गलत लिखा हुआ है। चौथा, आदर्श लोकतंत्र वही है जिसमें शिक्षित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये बात गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, जबकि तीसरा और चौथा साफ साफ गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात कर रहा है। विभिन्न देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ। सभी वयस्क को इसमें सहभागिता करवाने के संदर्भ में चले आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 22 की बात कर रहा है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, शुरुआती दौड़ में रूढ़िवादी धारणाओं के कारण महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा के कारण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, भारत में आजादी से पूर्व सार्वभौमिक मताधिकार लागू करवाने के लिए 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया में यह मांग उठाई थी। अभी 1931 में जो यंग इंडिया में महात्मा गांधी के द्वारा स्टेटमेंट लिखा गया था, वो प्रश्न पूछा जा चुका है और उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसके क्वेश्चनों को किया, इसलिए आप कहेंगे कि तीन के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन, है ना? डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अब बोला प्रश्न संख्या 23 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट की बात कर रहा है। रंग भेद कानून के अनुसार श्वेत तथा अश्वेत भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे के संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। बात तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। उस समय इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था इन चीजों को लेकर, श्वेत अश्वेत को लेके, तो वो बात सही लिखी है। इसलिए मतलब हेट करते थे लोग, श्वेत अश्वेत से हेट करते थे, उसके पीछे का कारण यही है। तो सही ऑप्शन ये, मतलब ये सही है, स्टेटमेंट सही है। अभी क्या ऑप्शन है वो नहीं बता रहे हैं, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया था, यह भी बात सही है। तीसरा, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यह भी बात सही है। चौथा दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका 1995 में लोकतांत्रिक देश बना, तो 95 में नहीं बना था, कब बना था? 1996 में बना था, वर्ष 1996 में बना था। तो चौथा स्टेटमेंट क्या लिखा है? गलत लिखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा असत्य है? तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि गलत लिख दिया है। 1995 नहीं, 1990 सॉरी 1995 नहीं, 1994 में बना था, 1994 में, है ना? ये है सही। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 24 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 24 को अब हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है? बोल रहा है, लोकतंत्र विवादों का समाधान एक बेहतर माध्यम होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकतंत्र में लोग अपनी राय को धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि के माध्यमों से व्यक्त करते हैं, यह भी बात सही है। विवाद तब उभरता है जब संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, यह भी बात सही है। लोकतंत्र में सरकार विवाद की स्थिति में सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर विवाद का समाधान करती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की बात कर रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, न्याय और समानता को न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भाई, समानता तभी आती है जब न्याय मिले, ठीक है? तो एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, न्याय और समानता एक दूसरे के पूरक है। समानता बिना न्याय के नहीं आ सकता और न्याय बिना समानता के नहीं आ सकता, दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात याद रख रखिएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत में अस्पृश्यता पर कानून द्वारा लगा दी गई, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 17 जो है भारत के संविधान का, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करें, बिल्कुल सही बात है। समाज के सभी वर्गों के साथ अगर आप बराबरी का जब तक व्यवहार नहीं रखेंगे, बराबरी का सद्भाव नहीं रखेंगे, तब तक वो समानता कहेगी, ठीक है? चलिए, ये भी बात तो सही है। चौथा दिया हुआ है, लंबे समय तक दलित लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया, यह भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। चौथी मतलब चार के चारों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग के लिए जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है पंचायती राज सिस्टम, और अभी जो वैकेंसी आई हुई है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम करवाने जा रहा है, डीपीओ का एग्जाम करवाना जा रहा है, अगर जो लोग इसमें एलिजिबल होंगे उस इस चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे, वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पंचायती राज सिस्टम पर और इसके प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो राजेंद्र सर, पॉज कीजिए।